हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फ्लो कॉइन का। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, कितना ग्रो कर सकता है आगे, इन सारी चीजों को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर आपने बाई कर लिया है तो होल्ड करें या फिर क्या करना चाहिए इस टोकन के साथ। ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। जल्दी ही हम गिव अवे स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को रिवॉर्ड भी मिले। तो आज शाम की वीडियो में वो आपको डिटेल मिल जाएगी, तो आप शाम की वीडियो देखना मत भूलना। तो अगर बेसिक डिटेल देखोगे भी करंट में इसकी, तो $1.7 पर ट्रेड कर रहा है एंड 1.04 बिलियन इसकी सर्कुलेशन में सप्लाई है। टोटल सप्लाई की अगर बात करें तो 1.35 बिलियन टोटल सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन होता है एंड दैट इज टू हेल्दी 3.59% का है। हम उसको डिटेल में भी अभी देखेंगे। मार्केट कैप की अगर बात करोगे तो 1.75 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है अभी करंट में, लेकिन पहले इससे भी ज्यादा अचीव कर चुका है। नियर अबाउट लाइक 5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप पिछले बुल रन में इसने अचीव की है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाई इट, बाइनेंस कॉइन बेस पे अवेलेबल है, वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, जेप पे, सब पे अवेलेबल है। आप इजीली वहां से बाई कर सकते हो। इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय ऑन डेक्स यानी डिसेंट्रल एक्सचेंज पे बाई करना है, तो आप इसको यूनिस्वैप और सुशीस्वैप पे बाई कर पाओगे, लेकिन वहां से बाई मत करना। इट विल बी टू कॉस्टली टू बाई दिस। इसका इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है और इसकी खुद की ब्लॉकचेन भी है। तो आप इसको एक्सचेंज से बाई कर लोगे। इन केस इफ यू आर विलिंग टू, तो वहां से आप बाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन का भी हम आंसर डिटेल में देखेंगे, आपको बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए। इसकी जो टीम है, अब वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इथेरियम के नेटवर्क पर उन्होंने गेम बनाया था क्रिप्टो किटीज करके। लॉन्च होने के साथ ही उसने एकदम से क्रेज, मतलब उसका इतना बढ़ा कि उसने इनिशियली जो इथेरियम की ब्लॉकचेन को नियरली, आप ऐसा समझो, कंजेस्टेड कंडीशन में ला दिया था। इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और उस टाइम पे इथेरियम पे होने वाली ट्रांजेक्शन में टॉप 3 में जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व थे, उनमें से वो क्रिप्टो किटीज गेम था, विच इज काइंड ऑफ लाइक, जिसमें आपको एनएफटी बाई करने, यानी जो आपको अवतार्स बाई करने होते हैं, ब्रीडिंग और मतलब जो नए जनरेट करने होते हैं आपको जो किटीज, उस तरह का उसके फीचर्स थे। बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ, आप ऐसा समझ लो। उसके बाद जब ऐसी कंडीशन आई, तो उस टीम ने डिसाइड किया अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाने की, और ये फ्लो जो चेन, मतलब जो फ्लो नेटवर्क है, वो एग्जिस्टेंस में आया। इसकी टीम और भी कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी है जो काफी अच्छे थे। डेपर वॉलेट करके, डेपर लैब्स ही इसकी बिहाइंड में जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, वो डेपर लैब्स है। डेपर वॉलेट भी है इनका, एंड उसके साथ एनबीए टॉप सोर्स करके जो कार्ड कलेक्टिंग जो प्लेटफॉर्म है, उसका भी काफी क्रेज रहा था। और उसमें लगभग 6 लाख से ज्यादा यूजर हैं, जिसमें मार्क क्यूबन जैसे बड़े बड़े नाम भी आपको मिल जाएंगे जो उस प्लेटफॉर्म के फैन है। और एनबीए क्या है, मतलब जो स्पेशल मूवमेंट होते हैं उस गेम के, उसके मूवमेंट को आप मतलब कार्ड सा रिलीज करते हैं। मोर ऑफ, आप ऐसा कर सकते हो, काइंड ऑफ लाइक एन एनएफटी, एंड यू कैन बाय इट एंड कलेक्ट इट एंड शोकेस इट इन, अपने शोकेस कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, प्रोफाइल्स पे, जैसा एनएफटी के साथ करते हैं। सिमिलरली लाइक दैट। अब थोड़ा सा अदर डिटेल देखते हैं। डेपर वॉलेट की जो रिसेंटली एक पार्टनरशिप भी हुई है, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की जरूरत है। तो अब ये पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा इनकी ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क करती है, क्या डिफरेंट करती है दूसरी ब्लॉकचेन से, एंड उसके बाद हम फर्दर डिटेल में जाएंगे बाकी चीजों पे। तो इनकी ब्लॉकचेन ये, मतलब ये बोलते हैं कि सबसे इजी मतलब है इनको, मतलब डेवलपर्स के लिए रीजन है क्योंकि ये कैडेंस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं। तो वो इजी है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि कैडेंस प्रोग्रामिंग अगर लैंग्वेज करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से कॉम्पेटिबल नहीं है ईवीएम के साथ। ईवीएम के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, तो यानी अगर कोई डेवलपर है, वो अपनी जो एग्जिस्टिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या डिफाई एप्लीकेशन है जो इथेरियम के नेटवर्क पर, अगर उसे लेके आना चाहे फ्लो के नेटवर्क पे, तो बहुत टिपिकल प्रोसेस है। ये एक काइंड ऑफ लाइक डिसएडवांटेज है कैडेंस का। बट काइंड ऑफ लाइक अगर किसी को इनिशियली स्टार्ट करना है, तो उनके लिए कैडेंस काफी इजी है और काफी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, आप ऐसा कह सकते हो। दूसरा इनका क्लेम है कि जैसे अगर इनको हाई स्केलेबिलिटी अचीव करनी है, तो उसके लिए इनका एक डिफरेंट अप्रोच है रादर देन ये श्रेडिंग को, क्योंकि श्रेडिंग में ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि जो नेटवर्क है वो अपने आप को सब नेटवर्क्स में श्रेड कर लेता है, यानी ब्लॉक को सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। तो उस केस में मतलब डेफिनेटली आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि एनर्जी जो कंजप्शन है वो ज्यादा होगा। दूसरा, ये कोई लेयर टू भी यूज नहीं करते बिना क्योंकि कुछ नेटवर्क हैं जो स्केलिंग बढ़ाने के लिए लेयर टू यूज करते हैं। लेयर टू रिले नेटवर्क यूज करके उसके थ्रू, यानी कह सकते हैं एक्स्ट्रा आर्किटेक्चर, जिससे वो अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो इनको वो भी यूज करने की जरूरत नहीं है, और ये इनका कहना है कि हम इनको बिना यूज किए, ताकि हम एनर्जी कम कंज्यूम करें और हम क्या कर सकते हैं, हाई स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। ये इनका मेन क्लेम है। नेक्स्ट थिंग जो इनका कहना है कि ये स्पेसिफिकली डिजाइंड एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोक्स, SPOCKS।
जिसका मतलब है स्पेशलाइज्ड प्रूफ ऑफ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। यानी आप ऐसा समझ सकते हो, पर्सन या फिर कह सकते हैं कोई भी जो भी यूजर्स है, दे कैन इंटरेक्ट विद द थर्ड पार्टी विदाउट रिवीलिंग देयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो स्पेशली डिजाइन है फ्लो नेटवर्क के द्वारा, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा अदर फीचर्स पे जाते हैं, देन विल गो टू द टोकनोमिक्स पार्ट। यहाँ पे इनको पहले चीज लिखी है कि फ्लो एनएफटी कमिंग टू इंस्टाग्राम। अब ये किस तरह का पूरा फीचर है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आ रही तो आप समझ सकते हो बड़ी बात है, लेकिन इंस्टाग्राम एनएफटी शोकेस फीचर लेके आने वाला है, जिसमें जो डेपर वॉलेट है वो इंटीग्रेटेड है। यानी और इसका डेपर वॉलेट क्या है कि फ्लो नेटवर्क के जितने भी असेट है किसी भी टाइप का डेपर वॉलेट पे स्टोर कर सकते हो। तो उसके थ्रू, यानी डेपर वॉलेट के थ्रू आप अपने एनएफटी को शो केस कर सकते हो, अपने कलेक्शन को शो कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब इंस्टाग्राम मतलब जब वो एनएफटी शो केस लाएगा तो उसमें जो मतलब जो क्रिएटर्स है वो अपने एनएफटी कलेक्शन दिखा सकते हैं ताकि उनको ज्यादा रीच मिले, वाइड रीच मिले। और अपने प्रोफाइल पे भी आप डिस्प्ले कर सकते हो, इवन अपनी प्रोफाइल भी लगा सकते हो, क्योंकि एनएफटी जो नॉन फंजिबल टोकन्स है वो अपने आप में यूनिक मतलब होते हैं, एक ही होते हैं। यानी आप ऐसा नहीं कि उसको मतलब कई सारी कॉपीज अवेलेबल होंगी और उसका कोई एक ही ओनर होगा। तो उसकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करने के लिए, शोकेस करने के लिए, क्योंकि जनरली एक मेंटेलिटी होती है ना, जब हमारे पास कोई एसेट होता है, हमारे पास कार है, मोबाइल है या फिर अदर असेट्स है, तो हम उन्हें शोकेस करते ही सोसाइटी में। तो उस तरह का ही यानी डिजिटली भी आप शोकेस कर सकते हो अगर आप डिजिटल असेट्स को भी ओन करते हो तो ये उनका मेन कंसेप्ट है, इसीलिए इंस्टाग्राम एनएफटी का इंटीग्रेशन करने जा रहा है। अनदर थिंग आप देखोगे, उसके बारे में रिलेटेड आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो, बिकॉज ऑफ डेपर वॉलेट ओनली, क्योंकि वो डेपर वॉलेट उसके साथ इंटीग्रेट है। मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया व्हाट इज हैपनिंग। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था 1.25 बिलियन फ्लो कॉइन के साथ, जो टोटल सप्लाई थी, लेकिन ये पूरी लॉक थी, धीरे धीरे करके अनलॉक हुई है। उसका डिटेल चार्ट भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि पहले ये इथीरियम पे बनी हुई एक टोकन था। लेटर ऑन इन्होंने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च की है, और उसका जेनेसिस ब्लॉक था दैट वाज इन जून 2020। तो वहां से लॉन्च हुआ और उसके बाद इतने टोकन के साथ शुरुआत हुई, और ये इन्फ्लेट हो मतलब जो कॉइन है वो इन्फ्लेट होता है। वो भी मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि ये किस तरह से करते हैं। मल्टी नोड मतलब कंसेंसस को यूज करते हैं। उसमें इन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर कोई नोड नोड ऑपरेटर है, उसको सारा डाटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ यूजर्स का वो सारा डाटा उसके पास होना चाहिए। वो उस तरह का ना करके ये क्या करते हैं, उसको सेपरेट टास्क में डिवाइड कर देते हैं। इनका कहना है कि जैसे मान लो कि एक ही कारीगर पूरी कार डिजाइन करे, उससे अच्छा है ना उसको एक स्पेसिफिक पार्ट डिजाइन करने को दिया जाए, वो अच्छी तरह डिजाइन करे, बाकी लोग अपने अपना करें और बाद में असेंबल करने पे कार तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से सारे नोड ऑपरेटर्स को सारा काम ना कराने के बजाय स्पेसिफिक टास्क ये देते हैं, और उसको वो नेटवर्क को ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है, डिवाइड करता है, और उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेपरेटिंग कंसेंसस देन कंप्यूटेड ब्लॉक फॉर्मेशन एग्जीक्यूशन, इस तरह के वो मतलब मल्टी नोड फंक्शनलिटी में डिवाइड हो जाता है। दिस वाज द मोस्ट टिपिकल डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है। इसको सुबह से पढ़ रहा हूँ मैं, और पढ़ते पढ़ते मेरी हालत खराब हुई है। और बेसिकली ये फाइंड आउट करने के लिए इन्फ्लेशन रेट क्या, फिर मुझे दूसरी जगह से मिल गया था, लेकिन काइंड ऑफ बहुत टिपिकल लैंग्वेज में डॉक अवेलेबल कराया है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, मल्टी नोड आर्किटेक्चर जो उनका मेन कंसेप्ट है, जिसका मतलब है कि एक ही पर्सन पर सारा काम ना कराया जाए। सस्टेनेबिलिटी बिल्ड टू बी ग्रीन, अब इन्होंने अपना थोड़ा सा एनर्जी वाइज अपने आप को दिखाया है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और थोड़ा सा अदर चीजों से कंपेयर करके दिखाया है, जेनेरिक एग्जांपल से यानी सोशल एग्जांपल से, ताकि आप समझ पाओ। आप एक गूगल सर्च करते हो, उसमें जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है बिकॉज ऑफ योर पीसी, बिकॉज ऑफ नेटवर्क की जो मतलब लाइक इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से, और आपका जो अगर मतलब जो भी राउटर आप रन कर रहे हो वो, और इवन जो गूगल की तरफ से डाटा स्टोरेज वगैरह जो भी मतलब सारे अगर दिखा लोगे उसका, तो एक गूगल सर्च में जितना एनर्जी कंज्यूम होती है उतने में 12.5 फ्लो की एनएफटी मिनट हो सकती हैं, एंड इतना कम ये एनर्जी चार्ज करते हैं। यानी 1 मिनट का हॉट शावर अगर आप लोगे 30 डिग्री का, उसमें जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतने में 3,82,000 फ्लो एनएफटी आएंगी। इस तरह से अलग अलग चीज उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करके दिखाई है। एक चीज यहाँ पे इन्होंने और मेंशन की है, फ्लो को कंपेयर करके दिखाया है सोलाना और पॉलीगन के साथ, बट आई हाईली डाउट इट, बिकॉज उसका एक रीजन बता रहा हूँ क्यों। फ्लो ने इन्होंने बताया 1.18 गीगा जो वॉट इतनी पर आवर के हिसाब से ये मतलब एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सोलाना में इतनी है 11.05, पॉलीगन में 0.79 के हिसाब से है। अब इसमें ये इन्होंने कंपेयर करके दिखाया है कि सोलाना पॉलीगन और फ्लो से बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सोलाना इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक बेस यहाँ लिखा है ना, एज कंपेयर टू प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स, सोलाना बेस्ट ऑफ इन माई नॉलेज इज प्रूफ ऑफ हिस्ट्री बेस्ड, वो डिफरेंट कंसेंसस है, और प्रूफ ऑफ स्टेक का काफी एडवांस वर्जन है, तो इसलिए इन्होंने जेनेरिकली नाम ले लिया है
बट इतनी ज़्यादा एनर्जी सोलाना में कंज्यूम नहीं होती है। बेशक वो मतलब अच्छे खासे लेवल पे स्केलेबल और फास्ट तो है, लेकिन इतनी एनर्जी कंजम्पशन का आई रियली हाईली डाउटेड, बिकॉज इसका उसका जो हार्ड फॉर्क का वेलास दैट इज द मोस्ट कार्बन न्यूट्रल ब्लॉकचेन, एंड उसके वेबसाइट पे भी ये चीज़ डिस्प्ले होती है। तो ये चीज़ नहीं है, बट ठीक है, इन्होंने अपने आप को कंपेयर करके ये दिखाया कि हम बहुत कम एनर्जी चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अपने आप को बेटर दिखाया एनर्जी वाइज, बट हमें इसको टेक वाइज और पोटेंशियल वाइज भी देखना है, सिर्फ एनर्जी वाइज ही हम इसको जज नहीं कर सकते। क्रिप्टो किटीज का एक आर्टिकल है, ये पब्लिश हुआ था 5 दिसंबर 2017 को। क्रिप्टो किटीज जो किटीज थी उसका क्रेज इतना मतलब उस टाइम पे था कि उसने इथेरियम का जो नेटवर्क था उसके ट्रांजेक्शन को स्लो डाउन कर दिया था, इन नेटवर्क को कंजेस्टेड कर दिया था। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा लोग मिंट कर रहे थे, ब्रीड कर रहे थे और इसको यूज़ कर रहे थे। और वो वही जो मतलब मेन प्रोजेक्ट है जहाँ से फ्लो नेटवर्क का जो एग्जिस्टेंस में आया, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर देखोगे तो क्रिप्टो किटीज इथेरियम के नेटवर्क पे भी रन कर रहा है और फ्लो नेटवर्क पे भी। लेकिन अगर जो एनबीए टॉप शॉट्स की बात करोगे तो वो पूरी तरह से सिर्फ वो सिर्फ फ्लो नेटवर्क पे ही रन रन कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे इनका कितना, इन्होंने $725 मिलियन का जो फंड इकोसिस्टम फंड रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, डेवलपर्स को ये रिवॉर्ड दे पाएँ, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनका इकोसिस्टम का ही पार्ट बने। तो इस तरह का आजकल फंड हर मेजर ब्लॉकचेन के पास आप देखोगे वो अलॉट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी को बूस्ट अप दिया जा सके। अगर इसका आप इथेरियम का एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो पहला तो यूनिस्वैप वॉल्यूम 3 आपको दिखेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उस पर 31% सप्लाई है। दूसरा आपको एक वॉलेट दिखेगा जिसमें 17.94% सप्लाई, लेकिन आप क्वांटिटी देखोगे तो उस पर क्योंकि क्रॉस चेन लिक्विडिटी की वजह से कम क्वांटिटी है। अब 3,81,000 है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी पर्सन का ही वॉलेट है। अगर आप इसकी एक्टिविटी देखोगे तो आप क्लियरली कह सकते हो किसी पर्सन का वॉलेट है, एंड टॉप सेकंड हैंड होल्डर जो है आपको कोई पर्सन ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी हम ये होल्डर चेक करते हैं तो बेस चेन का हमें ज़्यादा मैटर करता है। क्रॉस चेन जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें कई बार टैग्स भी अवेलेबल नहीं होते। उस केस में आपको ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस चेन का ही ज़्यादा मैटर करता है होल्डर पैटर्न। तो इससे भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इनका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी कि एवरेज ब्लॉक जो ब्लॉक टाइम कितना है, और इनकी ब्लॉकचेन की अभी हाइट कितनी है। ब्लॉकचेन हाइट से हमें पता चलता है कितना ज़्यादा नेटवर्क यूज हुआ है, और जितनी ज़्यादा ब्लॉकचेन हाइट होगी उतना ही ज़्यादा उसको अच्छा कंसिडर किया जाता है किसी भी नेटवर्क को। लाइव ट्रांजेक्शन देखने आप देख सकते हो, इसमें ब्लॉक वाइज लाइव ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे आपको। ये ट्रांजेक्शन हो रही है, ये ब्लॉक प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, ये डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनिशियली आप देखोगे तो जो मतलब किस तरह से उन्होंने टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन रखा, उसके लिए हम बेटर एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको कुछ अंदाजा लग जाएगा कि क्या आगे कंडीशन रहने वाली है। जब ये इनिशियली शुरू हुआ 2020 में, जून 2020 में जेनेसिस ब्लॉक के साथ, तो उस टाइम पे इसकी टोटल सप्लाई थी 1.25 बिलियन, ठीक है ना। लेकिन ये टोटल सप्लाई थी और लॉक थी, इस टाइमली अनलॉक हुई है और सर्कुलेशन में आई है। तो इसीलिए टोकोनोमिक्स को आपको, किसी भी कॉइन को अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह टोकोनोमिक्स चेक कर लेना, क्योंकि ये अगर उसमें अगर इन्फ्लेशन वगैरह कुछ हैवी हुआ तो आप अच्छा रिटर्न नहीं उठा पाओगे उस कॉइन से। तो टाइम अगर देखोगे तो अभी हम ऐसा समझ लो, उसके बाद जून 2020 के बाद लगभग इस स्लॉट में आ गए, यानी 25 से 36 महीने वाले उसमें। तो यहाँ पे आके आप देखोगे कितनी सप्लाई, टोटल सप्लाई 1.36 बिलियन के आसपास है। तो उसमें है, और लास्ट में आप जाके देखो तो 1.4 बिलियन तक टोटल सप्लाई हो जाएगी 37 और 48 मंथ के नियर अबाउट। लेकिन एक चीज यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन की है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो उन्होंने काफी लो रखा है। काफी लो इन द सेंस, ठीक है, फिक्स रखा है। करंटली मैक्सिमम इन्होंने रखा है कि 3.75% का इन्फ्लेशन है इस कॉइन में, इसीलिए वहां पे मैक्सिमम सप्लाई अपडेटेड नहीं। कॉइन गेको पे अपडेट कर दिए, बट दैट इज नॉट बिलीव, मतलब वो उसका बिलीव मत करना, क्योंकि कई बार है सारी इन्फॉर्मेशन उस पर सही नहीं दी थी। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 3.75% का इनमें मैक्सिमम 3.75% का इन्फ्लेशन है। अब थोड़ा सा आते हैं इसके प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे, कितना जा सकता है और कितना रिटर्न आपको इससे मिल सकता है। तो आप प्राइस देखोगे तो कॉरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। इनिशियली जब आया था तो इसकी जो सर्कुलेशन में सप्लाई थी वो मिलियंस में थी, टोटल सप्लाई थी, लेकिन वो लॉक थी और वो अलग अलग एंटिटी के पास लॉक थी और धीरे धीरे करके अनलॉक हुई। उस केस में आप देखोगे इसने एक अच्छा खासा प्राइस अचीव कर लिया था और $30-40 तक यहाँ पे आप देखोगे टच कर गया था। अब जनरली लोग जब कॉइन देखते हैं, बहुत लोगों को मैंने इस तरह से अच्छे कॉइन बताते हुए देखा है कि ये पहले $40 तक गया है, एकदम उठाएंगे मोबाइल और बोल देंगे आप इसको बाई कर लो, और अगर यहाँ से $40 तक जाएगा तो आपको 40 गुना रिटर्न दे देगा। बट वो मतलब जो वो लोग एक्चुअली भूल जाते हैं, तो मेन चीज है वो मार्केट कैप मैटर करती है।
उस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ और थी, अभी कुछ और है, तो अभी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा व्हाट विल बी द कंडीशन। तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करें $40 तो दोबारा चला गया, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि मिलियंस और बिलियंस में काफी अंतर है। अब यहाँ पे आप मार्केट कैप देखोगे तो उस टाइम पे देखोगे कितनी मार्केट कैप है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ आपको, नियर अबाउट आप देख लो 2021 में तीसरे महीने में मार्च में आप देखोगे तो $40 के आसपास आपको दिखेगा, लेकिन आप उस टाइम पे मार्केट कैप यहाँ पे देखोगे तीसरे महीने में तो कितनी है, नियर अबाउट लाइक $1 बिलियन। $1 बिलियन की मार्केट कैप में वो $40 चला गया था, और अभी अगर करंट में देखोगे तो $1.75 बिलियन की मार्केट कैप है, और अभी $1.7 पे है। इसीलिए टोकोनोमिक्स आपको डिटेल में देखनी चाहिए और हमेशा मार्केट कैप के टर्म में जज करना चाहिए। अगर आप इसकी मैक्सिमम मार्केट कैप देखो तो $5 बिलियन की अचीव कर चुका है अभी तक, एंड अगर प्राइस तो जो जितना गया था उतना हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पर सर्कुलेटिंग सप्लाई डिफरेंट थी। अब कौन से वेरिएबल है जिनको देख के हम इसका प्राइस प्रिडिक्शन वाला पार्ट को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। पहली जो प्रॉब्लम है उसको हमने थोड़ा सीरियसली लिया है, कैडेंस की वजह से। इथीरियम से जो इथीरियम वर्चुअल मशीन का यूज केस है वो काफी लिमिटेड है, यानी इथीरियम पे बनी हुई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस या डिफाई एप्लीकेशंस इस पे आने में एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा, क्योंकि जनरली जो छोटी ब्लॉकचेन्स होती हैं वो बड़ी ब्लॉकचेन्स का ही मार्केट शेयर कैप्चर करती हैं। जैसे इथीरियम का ग्रोथ की बात करोगे तो धीरे धीरे करके उसने बिटकॉइन का ही मार्केट मतलब जो शेयर है उसको मतलब कैप्चर किया है, और बिटकॉइन का मार्केट शेयर धीरे धीरे करके घटा है। अब बिटकॉइन का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इथेरियम से टॉप पे बिटकॉइन ही है, लेकिन अगर आप उनको कंपेयर करोगे तो दोनों डिफरेंट है कंप्लीटली। अब जो दूसरी ब्लॉकचेन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है वो धीरे धीरे करके इथेरियम का ही मार्केट शेयर कैप्चर करती जा रही है, और इसका एक लाइव एग्जांपल आप आडा, सोलाना, अदर ब्लॉकचेन जितनी भी है उनका देख सकते हो। उन्होंने धीरे धीरे करके इथेरियम का मार्केट कैप जो मार्केट शेयर उसको कैप्चर किया है, और इथेरियम का मार्केट डोमिनेंस स्लोली घटा भी है। उस केस में अगर आप देखोगे तो क्योंकि ये कॉम्पेटिबल नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो है कि मेनली अगर आप देखोगे इस नेटवर्क को लेके लिए क्रेज है वो काइंड ऑफ लाइक कार्ड कलेक्शन और एनएफटी बेस्ड ही है, और जो गेम्स हैं उसको लेके। तो उस केस में मेजर जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी कह सकते हैं, मतलब जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट है इन द सेंस प्रोजेक्ट अदर देन कार्ड कलेक्टिंग एंड एनएफटीज, वो अभी मुझे ज्यादा डोमिनेंस इस पर नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया है कि 1,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इनके नेटवर्क पे एक्टिव है, और 6,000 से लेके 8,000 तक डेवलपर हैं जो एक्टिवली उस पर वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम। This project can easily reach by considering these variables. This project can easily, और हाँ एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम प्राइस प्रोडिक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1.35 जो बिलियन अभी सर्कुलेशन सप्लाई है ना, इसमें 3.75% और ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि इनका इतना इन्फ्लेशन है मैक्सिमम, और उतना उस टाइम पे आएगा। और टोटल सप्लाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल सप्लाई किस तरह से अनलॉक होकर सर्कुलेशन में आएगी इसकी मैकेनिज्म मुझे कहीं नहीं मिली है, तो हम टोटल सप्लाई ही कंसीडर कर ले रहे हैं। तो उस केस में आप ऐसा समझ लो नियर अबाउट ये 14 से 17 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप में इजीली जा सकता है, विच मीन्स 10 से 12 गुना ग्रो होने का इसमें पोटेंशियल है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट हमें देनी पड़ेगी, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है कि जो इंस्टाग्राम है वो एनएफटीज का हब बन जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम हो जाता है, ग्रेजुअली होगा, एकदम वो भी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उस केस में एक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे ये रख सकते हैं कि ये पोटेंशियली हो सकता है। अब जो क्वेश्चन है कि मतलब आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जिन लोगों ने बाई कर लिया है अगर इन केस उनका घाटे में है तो उनको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। तो जिन्होंने बाई कर लिया ऑलरेडी, अगर होल्ड करें तो वो होल्ड कर सकते हैं, घाटे में मत निकालो, इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हो तो आप अगर फ्रेश पोजीशन बना रहे हो इट मींस आपका कुल जो पर्सपेक्टिव है दैट इज ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उठाना। तो आपको इससे ज्यादा रिटर्न उठाने वाले काफी सारे लेयर वन ब्लॉकचेन्स मिल जाएंगी, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो और रादर देन इन्वेस्टिंग इन इट। बट जिन्होंने होल्ड किया वो होल्ड करें, आप प्रॉफिट में निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात भी नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।